चैप्टर 46 वीर की शक्ति। तो अपने बाहुबली से कॉपी किए गए डायलॉग को बोलकर वो लड़की वीर को देखती है और बोलती है, बच्चे शायद तुम्हें अभी जहां से चले जाना चाहिए, तुम्हारी असली जगह वही तबेला है। ये कहकर वो लड़की वहां से गायब हो जाती है। उसके जाने के बाद वो एल्डा अपने पहले जैसे तरीके से बोलता, बच्चे आज तो तुम्हें महारानी ने बचा लिया, मगर जब अगली बार हमारी मुलाकात होगी तो शायद तुम्हें अपने घर जाना नसीब ना हो। ये कहकर वो मुस्कुराने लगते हैं और फिर बोलते हैं, तो इसने जो हमारा नुकसान किया है उसकी भरपाई तो इसको करनी होगी। मुझे इसकी तलवार बेहद पसंद आई, क्यों ना मैं इसे रख लूँ। ये सुनकर सभी उसे चेयर करने लगते हैं और वो एल्डर वीर की तलवार के पास जाता है और उसे उठाने लगता है, मगर कुछ ही समय बाद उसके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। वह हैरानी से तलवार को देखने लगता है। तभी एक बूढ़ी महिला कहती है, क्या हुआ, तुम इसे उठा क्यों नहीं रहे हो। ये सुनकर एल्डर कुछ नहीं बोलता और सभी को कुछ ना कुछ गड़बड़ लगने लगती है। तभी एक और एल्डर आगे आती है और फिर उसे तलवार को उठाने की कोशिश करती है, पर अपनी पूरी शक्ति लगा देने के बावजूद वो उस तलवार को टस से मस नहीं कर सकती थी। वह तलवार को इतना सा भी हिला नहीं पाई थी। ये कैसे हो सकता है, मैं तलवार को उठाने में सक्षम क्यों नहीं हो पा रही हूँ। ये सुनकर सभी एल्डर एक एक कर तलवार को उठाने की कोशिश करते हैं। विजय और उसके दोस्त जो काफी घायल थे, हिम्मत कर वो भी उसे उठाने की कोशिश करते हैं पर नाकाम रहते हैं। तभी वीर अपनी जगह से उठता है और लंगड़ाते हुए तलवार के पास जाते हुए बोलता है, इस तलवार को एक असली मर्द ही उठा सकता है और तुम लोग मर्द नहीं हो। ये कहकर वीर तलवार के पास जाता है और उसे उठाकर घसीटते हुए बाहर की ओर ले जाने लगता है। उसके बाद खून से भीगे हुए थे, चेहरे पर खून था और पूरे शरीर पर खून ही खून था। वीर चलते हुए तबले के पास पहुंचता है। तबले की सीढ़ियों से गिर जाता है। वो अभी इस हालत में नहीं था कि अंदर जाकर अपनी पलंग पर लेट सके, इसलिए वह वहीं पर सो जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो सूरज सर पर था, मतलब कि सूरज आसमान में आ गया था। वीर फिर अंदर जाता है और पलंग पर लेट जाता है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। तभी उसकी तलवार के अंदर से एक परछाई निकलती है और वीर के दिमाग में समा जाती है। इसका पता वीर को चला नहीं था। वह यही सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्या करे कि उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाए। ये सोचते सोचते वह सो जाता है और उसकी आंख पूरे एक दिन के बाद खुलती है और हैरानी के मारे वह अपने सामने की जगह को देखने लगता है, क्योंकि उसके सामने कुछ ऐसा था जिस पर यकीन कर पाना मुश्किल था। उस जगह पर कई बड़े बड़े पिल्लर खड़े थे जिन पर कुछ लिखा गया था, मगर ये लैंग्वेज वीर को समझ नहीं आ रही थी। वहां पर करोड़ों ऐसे पिल्लर थे। तभी उन पिल्लरों के बीच में से एक ऐसी चीज निकलती है जिसे देखकर वीर हैरान था, क्योंकि उन पिल्लर के पीछे से एक इच्छाधारी सांप निकला था, जिसके कमर के नीचे का शरीर सांप का था और ऊपर का शरीर एक इंसान का था। वह सांप वाली इच्छाधारी नागिन वाली लड़की थी। उसने एक ब्रा पहनी हुई थी जिसका कलर लाल था। उसकी कमर साफ साफ दिखाई दे रही थी, जो सफेद रंग की थी और चमकदार के साथ साथ बेहद खूबसूरत भी थी। किसी का भी दिल उस पर आ सकता था, जैसे वीर का दिल उस पर आ गया था, क्योंकि था तो वह भी इंसान। तभी वो इच्छाधारी नागिन वीर की ओर बढ़ने लगती है और उससे बचते हुए वीर उस जगह से भागने लगता है। तभी उसके कानों में उस्मान की आवाज आती है, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने वाली नहीं। अरे मेरी बात तो सुनो। वो नागिन लगातार वीर की ओर बढ़ते हुए उससे ये कह रही थी और पहले की तरह डरते हुए वीर उसके आगे आगे भाग रहा था। तभी अपनी गति को तेज कर वह नागिन वीर के सामने आ जाती है और अपने दोनों हाथ वीर की ओर बढ़ाते हुए उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर सही समय पर वीर जगह से हटकर दूसरी ओर भागने लगता है। तभी उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसे कोई जकड़ रहा हो। वह हैरानी से अपने शरीर को देखने लगता है। उसके पैरों को एक सांप लिपटा हुआ था जो उसके एक पैर पर था। अपनी शक्ति के साथ वीर उसे मारने की कोशिश करता है पर उसकी कोशिश नाकाम रहती है। ये देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, मगर तभी उसका शरीर हवा में उड़ जाता और कई सांप उसे जकड़ लेते हैं। वो अपने शरीर को उस बंधन से मुक्त कराने की कोशिश करता है, मगर वह नाकाम रहता है। वह अभी हवा में था। तभी वो इच्छाधारी नागिन बोलती है, देखो तुम्हें मुझसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने वाली नहीं हूं। ये सुनकर वीर उससे पूछता है, तो तुम वो कौन, ये जगह कौन सी है और मैं यहाँ कैसे आया। वीर हैरानी से पूछता है और फिर एक लंबी सांस लेने के बाद वह इच्छाधारी नागिन बोलती है, शायद तुम्हें सभी सच बता देना चाहिए, सही समय आ गया है। कैसा सच। कंफ्यूजन में अपनी आंखें सिकोड़कर वीर पूछता है और फिर उसकी बात का जवाब देते हुए वो बोलना शुरू करती है, तो कौन थी यह नागिन और ऐसा कौन सा सच था जो वीर से छुपा हुआ था। तो क्या होगा, आगे जाने के लिए बने रहे हमारे साथ सिर्फ ऐसे नॉवल वर्ल्ड पर। सुनते रहिए दैट काइंड ऑफ टैलेंट। अलविदा दोस्तों, मिलते हैं जल्दी से। चैप्टर 47 वो दिन आ गया। जैसा कि तुम्हें मालूम होगा, हर एक व्यक्ति जीवन में एक ना एक बार भगवान की शक्ति प्राप्त करने की परीक्षा देता है। तुमको भी भगवान ने चुन लिया है। तुम मौत के देवता की शक्ति प्राप्त करने के लिए बने हो। जल्द ही तुम्हें मौत के देवता की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। तुम्हें शायद खुश होना चाहिए, क्योंकि मौत के देवता की शक्ति प्राप्त करने के साथ साथ तुम्हें अंधेरे का राज्य भी मिलने वाला है। अंधेरे की दुनिया में इस वक्त टोटल 25 एंजल राज करती है, जो पहले एंजल थी मगर अब बुरी बन चुकी है। तुम्हें उनको हराकर मारना है या फिर अपना गुलाम बनाना है। जैसे जैसे तुम उनको हराते जाओगे तुम्हें शक्तियां प्राप्त होती जाएंगी और तुम इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली योद्धा बन जाओगे। ये सुनकर वीर उत्साह से भर जाता है और उस इच्छाधारी नागिन से पूछता है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा। देखो, उन 25 में से जल्द ही तुम्हें किसी एक को हराना होगा, तभी तुम्हें मौत के देवता की कुछ शक्तियां प्राप्त होगी। और आज के बाद तुम्हारे पास कई शक्तिशाली योद्धा होंगे, जिनमें से एक वो टाइगर, दूसरी में और तीसरी वो लड़की जिसको तुमने टेबल पैरागोन की दुनिया से आज़ाद किया था, और चौथी लड़की के बारे में जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा। ये कहकर वो लड़की वीर को अपने बंधन से याद कर देती है और नीचे आकर वीर उसके पास जाता है और उसकी गालों को खींचता है। ये देखकर गुस्सा होते हुए वो लड़की बोलती है,
यह क्या करने की कोशिश कर रहे हो तुम? अच्छा, तो ये सपना नहीं है, मुझे लगा था या मैं कोई सपना देख रहा हूँ या फिर यह कोई इल्यूजन है, मगर तुम तो सचमुच में एक लड़की हो, मतलब कि एक इच्छाधारी नागिन। यार तुम्हारा नाम क्या है? वीर और जाते हुए पूछता है और उसकी बात सुनकर अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान लाकर वो लड़की बोलती है, मेरा नाम तनु है और लोग मुझे प्यार से तनु ही कहते हैं। मुस्कुराते हुए वो लड़की कहती है और उसकी बात सुनकर वीर भी मुस्कुरा देता है। फिर उस जगह से वो बाहर आ जाता है और उन दोनों जीवन मनियों से अभ्यास करने लगता है। अभ्यास करते करते उसे एक हफ्ता बीत जाता है और उसने उन मनियों की शक्ति को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया था। दूसरी ओर वो दिन भी नजदीक आ गया था जब सभी लोगों की बैटल होने वाली थी और सभी के ग्रुप बना दिए गए थे। नए बच्चों की गिनती 100 के करीब थी और पुराने बच्चे वहां पर दर्शक बने हुए थे। बड़ी बड़ी कुर्सियों पर एल्डर बैठे थे जिनकी गिनती रात के 8 बजे के करीब थी। वो अपने ग्रुप की अपने शिष्यों की परफॉर्मेंस को देखने यहाँ आए थे। हर एक ग्रुप में कम से कम 6 बच्चे होते थे और ज्यादा से ज्यादा 8 बजे बच्चे। तभी वहां पर अखाड़े के बीचों बीच एक व्यक्ति आता है और अजीब तरीके से घूमते हुए बोलता है, तो आप सबका यहाँ स्वागत है, आइए हम आज की इस प्रतियोगिता को शुरू करें। तो नए बच्चों के लगभग 20 ग्रुप है और सभी ग्रुप के सभी लोगों ने 20 के लेवल को पार किया हुआ है। तो मुझे आपसे ये उम्मीद कि आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, मुझे उदास नहीं होने देंगे और अपने एल्डर की नाक ऊंची करेंगे और यहाँ पर बैठे दर्शकों का अच्छे से मनोरंजन करेंगे। ये सुनकर सभी हाँ में अपना सिर हिलाते हैं और पहला मैच शुरू होता है जो दो टीमों के बीच था। एक वक्त पर वहां पर 4 मैच चल रहे थे और फिर अंत में 20 ग्रुप में से लगभग 10 ग्रुप ही बचते हैं और फिर उनमें से सिर्फ 5 शाम होने को थी और इन 5 ग्रुप का मैच अगले दिन होने वाला था। वहीं दूसरी ओर वीर अपनी एल्डर के पास जाता है, वहीं पर सभी एल्डर बैठे हुए थे। वीर वहां जाकर पूछता है, अंदर जब हमारे ग्रुप का नाम बोला गया था तो मेरा नाम क्यों नहीं बोला, मुझे भी लड़ना था। ये सुनकर एल्डर उसे कुछ समझाने की कोशिश करती है मगर वहां पर है बैठे एल्डर जोर से हंसने लगते हैं। उनमें से एक बोलता है, लड़के तुम्हारा सत्र अभी सिर्फ 22 पर है और सभी 30 के ऊपर पहुंच चुके हैं और उन्होंने एक जानवर की शक्ति को प्राप्त किया है और एक जानवर को अपना गुलाम बना लिया है। तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुमने कभी किसी जानवर को मारा तक नहीं होगा, उसे अपना गुलाम बनाने की बात तुम रहने दो और तुम्हारा कम सत्र एक ग्रुप के लिए कमजोरी ही बनेगा। तुम्हें इसलिए ग्रुप में शामिल नहीं किया गया और वैसे भी तुम्हें एसएस स्कूल ने अपना स्टूडेंट मानने से इनकार कर दिया है क्योंकि उन घोरों को देशद्रोही का खिताब मिला हुआ है और वह काफी खतरनाक है। उनके पास जाने वाला हर एक व्यक्ति हमारे लिए एक खतरा है। तुम शुक्र करो कि तुम्हें अभी तक परिलोक में रहने की इजाजत है, वरना कब का तुम यहाँ से निकल चुके होते। वीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो काफी उलझन में मालूम पड़ रहा था। तभी उसे पैरागोन की आवाज आती है, तुम 22 के स्तर पर पहुंच चुके हो, इस स्तर के साथ तुम 40 के स्तर की योद्धा को हरा सकते हो, इसलिए तुम इनसे निवेदन करो कि कल को तुम्हें एक ग्रुप के साथ अकेले लड़ने दिया जाए। ये सुनकर कुछ समय के लिए वीर कुछ सोचता है और फिर बोलता है, तो एल्डर मुझे रहने दीजिए, आपके ग्रुप में जो 5 लोग हैं वही ठीक है, मगर मैं आप सभी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे कल अकेले को सभी ग्रुप से लड़ने का मौका दिया जाए। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। तभी वही लड़की जिसने उस दिन वीर की जान बचाई थी वो वहां आती है और बोलती है, लड़के तुम में कुछ तो बात है क्योंकि एल्डर से लड़ाई नहीं करता और तुम अपने हक के लिए यहाँ चले आए। अरे बिना डरे अपनी बात को इनके सामने रखा, मुझे तुम्हारा तरीका पसंद आया। और हाँ, ये बात कहीं भी नहीं लिखी कि तुम या फिर कोई और अगर ग्रुप का हिस्सा है तो ही लड़ सकता है, तुम अकेले भी लड़ सकते हो, इसलिए कल 6 में लड़ाई होगी। आज ग्रुप पर और एक अकेले लड़के में, तो तुम अभी के लिए जाकर आराम करो। ये कहकर वो लड़की एल्डर को देखने लगती है और फिर उन सभी को कुछ बताने लगती है। तो क्या होगा आगे जानने के लिए बने रहे हमारे साथ सिर्फ ऐसे नॉवल वर्ल्ड पर। सुनते रहिए दैट काइंड ऑफ टैलेंट। अलविदा दोस्तों, मिलते हैं जल्दी से। चैप्टर 48, वीर और गंजे लड़के की लड़ाई। तो वीर तबेले में पहुंच गया था और तबेले वालों ने मत की घोड़ों ने वीर को 3 कलाएं दिखाई थी और काफी हद तक वीर उन तीनों कलाओं को सीख गया था और ऐसे ही प्रैक्टिस करते हुए अगला दिन भी आ जाता है। वही व्यक्ति अखाड़े के बीचों बीच आता है और बोलता है, तो आप सब कैसे हैं, उम्मीद है अच्छे होंगे। तो हमारी 5 फाइनल टीम में आज युद्ध होगा, मगर एक नया ट्विस्ट आया है। 5 ग्रुप और एक अकेला, मतलब के 5 ग्रुप जो फाइनल में गए थे उनमें से एक ग्रुप विजय का, दूसरा ग्रुप अर्जुन का, तीसरा लवप्रीत का, चौथा रोहन का, 5वां नयनतारा का और छठा ये कोई ग्रुप नहीं है। इसमें सिर्फ एक अकेला आदमी है जिसको आप सभी लोग जरूर जानते होंगे। यह वही है जिसने एल्डर से पंगा लिया था, वही है जो तबेले के घोड़ों के पास रहता है। अभी तक तो आप उसे पहचान गए होंगे, आपको उसका नाम पता चल गया होगा। जी हाँ, वह कोई और नहीं वीर है। परिलोक के इतिहास में आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि अकेला आदमी एक ग्रुप के साथ लड़ेगा, तो शायद देखना दिलचस्प होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पहली लड़ाई होने वाली है अर्जुन और नयनतारा के ग्रुप में। तो चलिए इनकी लड़ाई देखते हैं। तो वहां पर लड़ाई शुरू हो गई। नयनतारा के ग्रुप में 4 लोग थे, अर्जुन के ग्रुप में 8 लोग। दोनों ग्रुपों के लोगों ने अपने अपने जानवर जिनको उन्होंने गुलाम बनाया था उनको बुला लिया था। अर्जुन के पास एक शेर था और नयनतारा के पास एक विशालकाय बाज। तो लड़ाई शुरू होती है। रूल ये थे कि अंत में बचने वाले लोग भी अपनी एंजल का इस्तेमाल कर सकते थे। तो दोनों तरफ से वार होने शुरू हो जाते हैं। नयनतारा का ग्रुप सामने वाले लोगों पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा था। नयनतारा के ग्रुप में सिर्फ 2 लोग ही बचे थे, बाकी सभी ऐसी फाइट से बाहर हो गए थे। वही अर्जुन के ग्रुप में वो अकेला बचा था। ये देखकर नयनतारा अपने साथी से कहती है, इसे मैं संभाल लूंगी, तुम यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर वो लड़का जो मैं तारा के साथ था, हाँ मैं अपना सर हिलाता है और वहां से चला जाता है। नयनतारा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहती थी, इसलिए वो अपनी आंखें बंद करती है और उसके पैरों के नीचे से एक पोर्टल खुलता है जिसके अंदर से उसकी एंजल निकलती है। उसकी एंजल अनडेड मेज थी जिसे देखकर सभी की आंखें बड़ी हो जाती है। अर्जुन भी अपनी एंजल को बुलाता है और उसके पैरों के नीचे से पीछे से तकरीबन 10 फुट की एंजल निकलती है जो नयनतारा की एंजल जितनी ही थी। यह एंजल कोई और नहीं, स्टील वाइट थी।
दोनों को अपनी एंजल्स को बुलाता देख वहां बैठे लोग उत्साह से भर गए थे। तभी अर्जुन अपने शेर को आगे बढ़ने को कहता है और फिर स्टील वाइट की मदद से वर्षों की कई तलवारें बना लेता है। बर्फ की तलवारें नयनतारा की ओर बढ़ने लगी थी। वहीं दूसरी ओर नयनतारा अपनी जगह पर थी। सभी उसके चाहने वाले उसे वहां से हटने को कह रहे थे मगर वह वहां खड़ी सिर्फ मुस्कुरा रही थी। तभी वहां पर एक धमाका होता है और चारों ओर सफेद रंग की बर्फ से उड़ने लगती है। जब वह बर्फ हटती है तो वहां पर कोई भी नहीं था। सभी लोग इधर उधर देख रहे थे। तभी नयनतारा अर्जुन के पीछे आती है और उस पर जोर से लात मारती है। अर्जुन दूर जाकर गिरता है। उसका शेर भागते हुए पलटकर नयनतारा की ओर बढ़ने लगता है मगर तभी नयनतारा अपने जानवर को बुलाती है और उसमें अपनी शक्तियां भर देती है। काली शक्तियों से बना वह जानवर अर्जुन के जानवर की ओर बढ़ने लगता है मगर अर्जुन का जानवर उसे गर्दन से पकड़ लेता है और नीचे फेंक देता है। नयनतारा शक्ति के उस स्तर तक नहीं पहुंची थी वरना जैसे वह गायब हुई थी वैसे ही उसका जानवर भी गायब हो जाता। दूसरी ओर अर्जुन भी एक लंबी सांस लेकर उठता है और फिर अपने शेर के अंदर स्टील वाइट की शक्ति डाल देता। अर्जुन का वह जानवर सफेद रंग का हो गया था और वह अपने मुंह से बर्फ निकाल रहा था। नयनतारा अपनी अग्नि की शक्ति का इस्तेमाल करती है और उस बर्फ को खत्म कर देती है। वह जानवर भी पहले जैसा हो गया था। नयनतारा भागकर अपने जानवर को छूती है और उसे वापस से अपने एजल की दुनिया में भेज देती है और फिर अर्जुन के पीछे जाकर उसके सर पर वार करती है और उसे दूर फेंक देती है। वो अपनी अग्नि की शक्ति से उसे जलाने की भी कोशिश करती है मगर तभी अर्जुन अपनी हार मान लेता है क्योंकि उसकी ऊर्जा अभी समाप्त हो चुकी थी। वहां पर सायरन बजता है और वही व्यक्ति वापस से वहां पर आ जाता है और बोलना शुरू करता है। तो यह मुकाबला गजब था और इसमें नयनतारा के ग्रुप की जीत हुई है और अगले लड़ाई में जो आ रहे हैं उनमें पहला नाम है रोहन जो उसके ग्रुप का लीडर है। वही दूसरी ओर वीर जो अकेला है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। ये कहकर वो व्यक्ति वहां से गायब हो जाता है। रोहन और उसका ग्रुप नीचे के दरवाजे से आते हैं। वहीं दूसरी ओर वीर जो अखाड़े में बैठा था एक लंबी सी छलांग लगाता है और अपनी मुट्ठी को अखाड़े में मारता है। इससे अखाड़े में भी थोड़ी कंपन हो जाती है। वीर अपने सामने खड़े रोहन को देखता है जो कोई और नहीं वही गंजा लड़का था। उसे देखकर वीर मुस्कुराते हुए कहता है तो फाइनली मैं अपना बदला लूंगा। वीर ने अपनी बात कही थी कि रोहन बोलता है तू 22 के स्तर पर ही है और मैंने 32 का स्तर प्राप्त कर लिया है इसलिए तू तो गया बेटे। उस जगह पर एल्डर के महल में मैं अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता था इसलिए मैं हार गया मगर आज तुझे अपनी असली शक्ति दिखा दूंगा। तो क्या होगा आगे, इन दोनों में से कौन जीतेगा? क्या वीर जीत पाएगा या फिर सभी के सामने एक मजाक बनकर रह जाएगा? तो जानने के लिए बने रहे हमारे साथ सिर्फ ऐसे नॉवल वर्ल्ड पर। सुनते रहिए दैट काइंड ऑफ टैलेंट हमारे साथ। अलविदा दोस्तों, मिलते हैं जल्दी से। चैप्टर 49 वीर vs रोहन। तो रोहन की बात सुनकर उसके साथ वाला लड़का बोलता है बॉस आप चिंता क्यों कर रहे हो? ये 22 के स्तर पर ही तो है, मैं 30 के स्तर पर हूँ और आसानी से इसे हरा दूंगा, मुझे अकेले जाने दो। ये सुनकर रोहन का जैसे सीना चौड़ा हो जाता वो गर्व से बोलता है जा ऐसे देखा कर आओ कि हम है तो है कौन। ये कहकर रोहन हंसकर मेरे को देखने लगता है, वीर को देखने लगता है। उसकी मुस्कान साफ बता रही थी कि वो वीर का मजाक उड़ा रहा है। रोहन का वो साथी बिजली की शक्ति रखने वाला था इसलिए वो अपनी बिजली की शक्ति को बुलाता है और उसके हाथ में 2 बिजली के गोले आ जाते हैं। वो उन दोनों को वीर की ओर फेंकता है। अखाड़े में धूप थी और वीर के पास रोशनी की शक्ति थी। सूर्य की उज्जवल रोशनी में वो और भी ज्यादा शक्तिशाली थी। वीर अपनी रोशनी की शक्ति को बुलाता है जो सबसे अलग थी। अग्नि या बिजली ज्यादातर गोले के रूप में या फिर तलवार के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। कुछ लोग जो अपने मेन एलिमेंट को अच्छी तरह से समझ जाते थे वो अपने जानवर में भी इसकी शक्ति को डाल देते थे। वहीं दूसरी ओर वीर की शक्ति रोशनी की थी जो अंधेरे में भी रोशनी कर सकती थी। वह रोशनी इतनी होती थी कि 1 किलोमीटर तक की जगह में ऐसा लगता था जैसे रात में भी सूर्य हो। और रोशनी की शक्ति किसी भी रूप को धारण कर सकती थी। वह किसी इंसान के रूप को भी धारण कर सकती थी मगर इसके लिए रोशनी की शक्ति का उच्च स्तर चाहिए होता था और वीर अभी सिर्फ रोशनी के दूसरे लेवल पर ही था और अभी से उसने रोशनी की काफी शक्ति को काबू कर लिया था। वो दोनों गोले वीर को लग गए थे और सभी संतुष्टि के भाव से रोहन को देख रहे थे। वो वीर की इस हार से खुश नजर आ रहे थे, उनकी खुशी पर पानी फेरते हुए। जब वो धुआं जो बड़े धमाके की वजह से हुआ था वह हटता है तो सभी को दिखाई देता है कि वीर के हाथ में शील्ड है और ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। पीले रंग से चमचमाती वो शील्ड काफी बड़ी थी। तभी एल्डो को देखते हुए वो लड़का बोलता है सर इसने चीटिंग की है, मेरे वार से बचने के लिए इसने अपनी एजल शील्ड क्वीन का इस्तेमाल किया है, ये सरासर नाइंसाफी है। सभी एल्डर उसकी बातों पर ध्यान न देते हुए वीर को हैरानी से देख रहे थे और उनको ऐसे हैरान होता देख सभी कंफ्यूज थे। तभी 1 लाख साल पुरानी महारानी जिसका नया जन्म हुआ था और वह वहां की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठी थी वह उठती है और बोलना शुरू करती है उसने कोई चीटिंग नहीं की है। जैसे हर व्यक्ति के पास अपनी शक्ति का मेन एलिमेंट बिजली या अग्नि होती है और आगे जाकर वो किसी और एलिमेंट को भी काबू कर सकता है, वैसे ही आप लोगों की मेन शक्ति की तरह मतलब के मेन एलिमेंट की तरह इसके पास भी शक्ति है। इसका जो मेन एलिमेंट है सूर्य की रोशनी है, इसकी शक्ति अपार है। इसे काबू कर पाना लगभग नामुमकिन होता है क्योंकि यह इसको इस्तेमाल करने के शरीर को इतना गर्म कर देता है कि उसका शरीर लगभग जलने लगता है। ना जाने इस लड़के ने एलिमेंट को कैसे काबू कर रखा है। खैर जो भी है, ये लड़का वीर एक राइजिंग स्टार है, इसने कोई चीटिंग नहीं की है। पहले की तरह मैच को आगे बढ़ाया जाए। ये सुनकर सभी लोग हैरान थे क्योंकि यह पृथ्वी का दूसरा ऐसा लड़का था जिसके पास अपने मेन एलिमेंट बिजली या अग्नि से हटकर रोशनी की शक्ति थी। पहला जो व्यक्ति था उसके पास पेड़ों की शक्ति थी और जो लोग सबसे अलग होते थे उनके दुश्मन भी सबसे ज्यादा होते थे क्योंकि सबसे अलग लोगों के शरीर का रक्त काफी शक्तिशाली होता था और उनके रक्त से कई ऐसी दवाएं बनाई जा सकती थी जो कई बीमारियों को ठीक कर सकती थी और उनका रक्त शक्ति को बढ़ाने के भी काम आता था। इसलिए कुछ शक्तिशाली लोग अपने स्वार्थ के लिए कुछ ऐसे लोगों को मारते थे जो दुनिया से अलग हो और उनको मारकर उनके रक्त से वह शक्तिशाली दवाएं बनाकर भारी दाम पर बेचते थे। और वीर के सबसे अलग होने की वजह से कई लोगों के मन में लालच आ गया था और वह वीर को मारने की साजिश रचने लगे थे। वह जो वीर पर वार किया था वह बाहर हो गया था और रोहन के ग्रुप में सभी ने अपने अपने जानवरों को बुला लिया था। रोहन के एक साथी के पास एक भेड़िया था, दूसरे के पास एक हिरन, तीसरे के पास है चिड़िया थी, चौथे के पास एक तेंदुआ था और रोहन के पास एक बब्बर शेर।
इन्हें देखकर वीर भी टाइगर को बुला लेता है। वीर के टाइगर को देखकर सभी हैरान थे क्योंकि टाइगर बाकी सभी टाइगरों से काफी बड़ा था और उसका शरीर देखने में भी काफी आकर्षक था। वह किसी बॉडी बिल्डर की तरह मस्क्यूलर था। वह जोर से दहाड़ मारता है और उसकी दहाड़ सुनकर सभी अपने कान बंद कर लेते हैं। वह जानवर जो सामने खड़े थे वह डरकर अपने कदम पीछे ले लेते हैं, मगर वह बंधन में बंधे हुए थे, उनको अपने मालिक का हुक्म मानना पड़ता था, इसलिए अभी तक वहां पर टिके खड़े थे, वरना कब के वहां से भाग गए होते। टाइगर को देखकर रोहन के साथ साथ उसके ग्रुप के बाकी लोग भी डर गए थे, पर अपने डर को दबाते हुए रोहन बोलता है, तुम्हारा जानवर तो अच्छा है मगर शेर शेर होता है और बाघ बाघ होता है, तुम्हें पता चल जाएगा कि जंगल का असली राजा कौन होता है। ये सुनकर वीर मुस्कुराते हुए कहता है, तो आओ देख ले कौन है राजा। ये कहकर वीर अपने टाइगर को आगे बढ़ने को कहता है। वीर का टाइगर लगातार अपने रास्ते में आ रहे जानवरों को मार रहा था। उसे चिड़िया, हिरन और वीडियो को उसने अपने एक ही बार में जान से मार दिया था। तो क्या होगा आगे? क्या वीर का टाइगर और वीर अपने नए दुश्मनों को हराने में कामयाब हो पाएंगे? क्या होगा आगे जानने के लिए बने रहे हमारे साथ सिर्फ ऐसे नॉवल वर्ल्ड पर। सुनते रहिए दैट काइंड ऑफ टैलेंट। अलविदा दोस्तों, मिलते हैं जल्दी से। चैप्टर -50। चिड़िया, भेड़िए और हिरन को मारने के बाद उसका अगला शिकार वह तेंदुआ था। उसकी और देखकर टाइगर गुर्राता है और फिर अपने अगले साल की ओर बढ़ जाता है। तेंदुए को मारने के बाद वह तेंदुआ को भी थोड़ी जद्दोजहद करने के बाद जान से मार देता है। अभी सभी जानवर मर चुके थे। अखाड़े का रंग जो पहले मिट्टी का रंग था, जो मिट्टी थी, अब उस मिट्टी का रंग लाल हो चुका था। जगह जगह पर है जानवरों का शरीर पड़ा था। वीर ने अपने टाइगर के साथ मिलकर सभी को हरा दिया था, सिवाय रोहन के। रोहन के पास अभी कोई जानवर नहीं था, इसलिए वीर ने भी अपना जानवर वापस भेज दिया था। अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लिए वो उस रोहन को देख रहा था। तभी रोहन चिल्लाते हुए कहता है, अबे साले, मैं तुझे जान से मार दूंगा। मैंने अपने जानवर पर कितने सिक्के खर्च करके उसको कितना कुछ खिलाया पिलाया था और तूने उसे जान से मार दिया। अब तेरी खैर नहीं, अब मेरी एंजल से बचकर दिखा। ये कहकर वो अपनी एंजल को बाहर निकालता है और उसके पीछे 10 फुट की एक एंजल आ जाती है जो स्टिल बाइट थी। वो अपनी एंजल से एक वार वीर की ओर करता है जो फ्रीज कर देने वाला था। यह वार सामने वाले के शरीर को बर्फ से ढक देता था और अगर कोई इसके कांटेक्ट में आ जाए और बर्फ का बन जाए तो कोई मामूली आग उसे छोड़ा नहीं सकती थी। तभी एक तीर बड़ी तेजी से वीर की ओर बढ़ने लगता है। उसे देखकर भी वीर घबराता नहीं है, वो वहीं पर सीना ताने खड़ा रहता है। अबे यार, यह साला पागल हो गया है, इसको मरने का शौक है क्या? यह अपनी एंजल को बाहर क्यों नहीं निकाल रहा और यह वहां से हटने की बजाय वहां पर अपना सीना ताने क्यों खड़ा है? लगता है थोड़ी सी ताकत के घमंड में ये पागल हो गया है। वहां पर बैठे सभी का यही कहना था, अगर किसी को ये तीर लग जाता था तो उसका मरना लगभग तय होता था, इसलिए सभी वीर को कह रहे थे। तभी छू की आवाज के साथ वह तीर जाकर सीधा वीर के पेट में लगता है और वह बर्फ का एक पुतला बन जाता है। लो गई भैंस पानी में। अबे दिमाग से पैदल था क्या? वहां से हट नहीं सकता था? अब इस बर्फ को पिघलने में ना जाने कितने दिन लग जाएंगे। एक दर्शक बोलता है और उसकी बात सुनकर सभी अपना सिर हाँ मिलाते हैं और वीर की बुराइयां करने लगते हैं और उसकी बेवकूफ़ी पर हंसने लगते हैं। रोहन भी दूर खड़ा ये देख रहा था और बहुत खुश हो रहा था। तभी भीड़ में से एक लड़का चलाता है, अरे वो देखो, उसकी बर्फ पिघल रही है। सभी का ध्यान उस ओर चला जाता है। सभी देखते हैं कि वीर को घेरे हुए जो बर्फ है वो धीरे धीरे पिघलने लगी है और फिर उस बर्फ में धमाका होता है और वह बर्फ टुकड़े टुकड़े होकर इधर उधर गिर जाती है और फिर सभी के सामने एक अजीब सा व्यक्ति आता है। ये था तो वीर ही, मगर इसके पूरे शरीर में आग लगी थी। ये देखकर कोई भी कुछ समझ नहीं पाता और फिर आ गया करो, महारानी बोलती है। ये ड्रैगन फायर तकनीक है, ऐसे ड्रैगन इंसान को सिखा सकते हैं और इसे देखने के बाद इंसान के पूरे शरीर में आग लग जाती है। यह कोई प्राणघातक तकनीक नहीं है। गजब की बात तो यह है कि इसको इस्तेमाल करने वाले की कपड़े तक नहीं जलते, उसके शरीर का एक बाल तक नहीं जलता। वीर तेजी से भागते हुए रोहन के पास जाता है और अपने गोशों की बरसात उसके मुंह पर कर देता। वीर की मुठ्ठियां लगातार उसके चेहरे पर पड़ रही थी और वह दर्द से कर रहा था। उसके कपड़े जल गए थे और गालों में से खून निकलने लगा था। तुम जीत चुके हो, उसको जाने दो। एक गरजती हुई आवाज वीर को सुनाई देती है और वह रोहन के पेट पर एक लात मारकर उसे बेहोश कर देता है और वहां से जाकर अखाड़े पर बैठ जाता है। उसकी लड़ाई के बाद अर्जुन और लवप्रीत की लड़ाई होती है और लवप्रीत की टीम उसमें जीत जाती है। बड़ी आसानी से उन्होंने अर्जुन को हरा दिया था। अर्जुन आग बबूला हुए कुछ तैयारी कर रहा था, जैसे वह कुछ बड़ा करना चाहता हो। अपने चेहरे पर गुस्से के साथ वह वहां से निकल जाता है। अभी नयनतारा और वीर आमने सामने थे। तभी नयनतारा बोलते हैं, देखो, मैं अपनी टीम को पीछे हटने के लिए कह दूंगी, तुम्हें फिर सिर्फ और सिर्फ मुझसे लड़ना होगा, मगर मेरी एक शर्त है कि तुम्हें बिना अपने जानवर के मुझसे लड़ना होगा। ये सुनकर वीर भी अपना सिर हमें हिला देता है। दरअसल नयनतारा को लग रहा था कि वीर के जीतने की वजह या तो वह ड्रैगन फायर तकनीक है या फिर उसके जीतने की वजह वह टाइगर है, इसलिए उसने ऐसा कहा था। फिर दोनों में लड़ाई होनी शुरू होती है। नयनतारा अपनी अनडेड मुझ को भुला देती है और उसके पीछे 10 फुट की एक मेज आ जाती है। मेज का मतलब जादूगरनी, ठीक है? तुम अपनी एंजल को क्यों नहीं बुला रहे? ये सुनकर वीर मुस्कुराते हुए कहता है, अभी सही समय नहीं आया, जब मुझे लोड पड़ेगी मैं उसे बुला लूंगा, तुम बस लड़ने पर कॉन्सेंट्रेट करो। ये सुनकर अपने कंधों को उचकाते हुए वह अपना सर हामी हिला देती है और फिर भागते हुए अपनी जगह से गायब होकर वीर के पीछे पहुंच जाती है और उस पर लात मारती है। ये देखकर सभी तालियां लगाने लगते हैं क्योंकि कोई भी वीर को जीतते हुए देखना नहीं चाहता था। फिर वह गिरते हुए वीर के आगे जाकर उसको लात मारती है और वीर दूर जाकर गिरता है। ये सिलसिला बार बार होता रहता है। तो क्या करेगा वीर, जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। अलविदा दोस्तों, मिलते हैं जल्दी से। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आप सबकी कमेंट करने से मुझे न्यू एपिसोड बनाने का हौसला मिलेगा।